एंडोक्राइन में नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे स्टीरॉइड्स। क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर अ क्लास ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन्स नेचुरली सेक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स और सिंथेसाइज्ड एज मेडिकेशन। नेचुरली हमारी बॉडी में एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिलीज कर रही होती है, बट कई बार एड्रीनल जब ग्लैंड वर्क नहीं करी तो हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। फंक्शन क्या है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का? अंदर जो नेचुरल हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसका नाम होता है कॉर्टिसोल, और उसका फंक्शन क्या होता था? बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन था, एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सप्रेशन, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये 4 चीज़ों में कॉर्टिसोल अपना रोल प्ले करता होता था, इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब जब ऐसे की कंडीशन आएगी जब हमें इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करनी है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, तब हम इनको देंगे। ऐसे की कंडीशन फॉर एग्जाम्पल अस्थमा, अर्थराइटिस, ल्यूपस सोरियासिस, ये दो यहाँ पर हमें इम्यून सिस्टम रेगुलेट करना है, एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पर हमने इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करनी है, या कोई फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेचुरल हमारा बॉडी का क्या है? कॉर्टिसोल, बट जब वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। किन केसेस में? इन सिचुएशंस में, और ये रोल प्ले करता है। तो अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फर्दर 2 टाइप्स के आते हैं, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में आते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल, जो भी हमने पढ़ा, प्रेडनिसोन एंड डेक्सामिथासोन। ये हमारे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, कॉर्टिसोल, प्रेडनिसोन, डेक्सामिथासोन। अब ये क्या करते हैं? पहली बात तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से क्लियर है, इसमें कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म का कराना है। एक तो ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा किनकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की। इन्फ्लेमेशन सप्रेस करेगा एंड इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करेगा। 3 काम है, मेटाबॉलिज्म, इम्यून एंड इन्फ्लेमेशन। किन केसेस में हम इसको देंगे? अगर किसी को अस्थमा है, ऑटोइम्यून डिसीज है, एलर्जी, अर्थराइटिस, जो हमने पहले पढ़ा है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वर्क कैसे करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटर्स द सेल, वहाँ पर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर से विच आर जीआर रिसेप्टर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करके एक कम्प्लेक्स बन गया। कौन सा? ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स जो साइटोप्लाज्म में बना था, ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, वहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा, उसमें कुछ चेंजेस करेगा एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स को एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन इंक्रीज कर देगा, बट प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन के रिलीज को डिक्रीज कर देगा, मतलब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में हो जाएगी। दिस इज हाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वर्क। तो रिजल्ट क्या है? इन्फ्लेमेशन कम हो गई और इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस हो गया। ये सारे एक्शंस है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। पहला हमने पढ़ा था ना, मेटाबॉलिक सिस्टम में रेगुलेशन कर रहा है। मेटाबॉलिक एक्शन में ये क्या कर रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है, मतलब कि ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है। याद रखना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देंगे पहला। दूसरा, ग्लूकोज यूज बाय टिश्यूज कम कर देंगे। अगर कम टिश्यूज ग्लूकोज को यूज करेंगे तो ब्लड में काफी ग्लूकोज रहेगी, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। प्रोटीन में ये कैसे मेटाबॉलिज्म रोल प्ले कर रहे हैं? प्रोटीन ब्रेक्स डाउन द मसल प्रोटीन, अमीनो एसिड्स बना देंगे, और अमीनो एसिड्स वुड बी यूज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देयरफॉर कैन कॉज मसल वेस्टिंग। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में ये क्या कर रहा था? उनके लेवल को इंक्रीज कर रहा था, बट प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन कर रहा है, अमीनो एसिड बना रहा है, और वो हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज कर रही है। फैट्स में ये क्या करता है? फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसके कारण अगर कोई पर्सन प्रोलॉन्ग्ड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इंटेक कर रहा है तो उनके केस में बफलो हम्प एंड मून फेस आता है। ये था इनका मेटाबॉलिक एक्शन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। दूसरा आता है हमारे पास इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा। एंटी इन्फ्लेमेटरी में स्वेलिंग, रेडनेस, पेन, हीट कम कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके टिश्यू डैमेज कम कर देगा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स के रिलीज को कम कर देगा, जैसे प्रोस्टैग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स। फिर आता है इम्यून सप्रेसेंट एक्शन। इसमें ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम कौन कौन से ऐसे एजेंट्स होते हैं? WBCs, जिसमें टी सेल्स, मैक्रोफेजेस आते हैं, साइटोकाइंस, इनकी प्रोडक्शन को ये कम कर देगा। इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करेगा कि हमारी बॉडी को अटैक ना करे, देयरफॉर यूजफुल इन ल्यूपस, सोरियासिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो ये हो गया इसका इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। अगला हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अस्थमा एंड एलर्जीज में, ऑटोइम्यून डिसीजेस में, ट्रांसप्लांट में, क्योंकि इम्यून सिस्टम को अगर ये सप्रेस कर देगा तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नहीं होगी। स्किन डिसीजेस, इचिंग, स्वेलिंग, रैशेस, शॉक एंड ब्रेन स्वेलिंग में, बिकॉज इट ऑल्सो रिड्यूसेस एडीमा। ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे। अब इसका हम एक बार सारा ओवरव्यू देखते हैं। इंडिकेशन क्या है, कब कब हम दे रहे थे? अस्थमा, अर्थराइटिस, डर्माटाइटिस, ऐसे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में, ऑटोइम्यून डिसीजेस जैसे ल्यूपस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस में, अगर एड्रीनल इनसफिशिएंसी है जैसे एडिसन्स डिसीज है, सेरिब्रल एडीमा है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। ये इंडिकेशन है। कब हम नहीं देंगे? सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना, ये इम्यून सप्रेसेंट है। फंगल इन्फेक्शन में हमें टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी चाहिए होती है, बट ये क्या करेंगे? जो ये हमारे टी सेल्स उनको ये खत्म कर देंगे। तो इसलिए अगर किसी को ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तब हमें इम्यूनिटी चाहिए, तो हम इसको नहीं देंगे। एक्टिव अनट्रीटेड इन्फेक्शन में इम्यूनिटी चाहिए, ये इम्यून सप्रेसेंट है, तो हम नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी है, किसी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं दे सकते। कॉशन इन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर्स एंड ओस्टियोपोरोसिस। ये इनकी प्रिपरेशन है। ओरल प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, IVIM हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामिथासोन, टॉपिकल में हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये हमने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। वो क्या थे? वो एक और टाइप, वो जो हमने अभी पढ़े तो वो क्या थे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की फर्स्ट टाइप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की सेकंड टाइप मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इनको भी एड्रीनल कॉर्टेक्स ही रिलीज करता है।
स्पेसिफिकली जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, उसके 4-5 फंक्शन थे, इम्यूनोसप्रेसेंट हो गया, इन्फ्लेमेटरी एक्शन हो गया। इसका एक ही फंक्शन है जो कि है वाटर बैलेंस करना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना बॉडी में, जिससे ब्लड वॉल्यूम भी बैलेंस हो जाएगा, बीपी भी मेंटेन हो जाएगा। तो एक फंक्शन क्या है इसका, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। वो कैसे करता है, ये क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा देता है वापस से ब्लड में, एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवा देता है। और ये कहाँ पर, मतलब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये कहीं पर एक्ट कर रहे होंगे, तभी तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ये कहाँ पर एक्ट करते हैं, जो हमारी किडनी होते हैं उसके नेफ्रॉन का जो पोर्शन होता है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ये एक्ट करते हैं। ये थी बेसिक सी इंट्रोडक्शन। कैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ये वहाँ पर जाके चला गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स के पास, जो काम पर है डीसीटी पे एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। जब ये अपने रिसेप्टर्स पे जाकर लग गया तब क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस आएंगे, वहाँ के सेल्स में जीन एक्टिवेशन हो जाएगी, जिससे 2 तरीके के एंजाइम्स या प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 तरीके से प्रोटीन्स और चैनल्स बनेंगे। एक बनेंगे सोडियम चैनल, दूसरा बनेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। बस अब इन्हीं चैनल्स के थ्रू सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, सोडियम को वाटर फॉलो करेगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड पोटेशियम भी इन्हीं चैनल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है। क्लियर आ गया, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इंडिकेशंस क्या है, पहला इंडिकेशन तो यही, अगर किसी की खुद की एड्रीनल ग्लैंड वर्क नहीं करी, वो ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करी, तो हम बाहर से दे रहे हैं, मतलब पर्सन को क्या एड्रीनल इनसफिशिएंसी है, एडिसन्स डिसीज है, ये तो उसमें भी थी। दूसरा कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कौन सा वाला, सॉल्ट वेस्टिंग टाइप। अगर किसी को ये वाला हाइपरप्लेजिया जिसमें सॉल्ट वेस्ट हो रहा है, तो हम बाहर से ये वाला ड्रग देंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड देंगे, तो वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है। पोस्ट एड्रीनल एक्टमी रिप्लेसमेंट, अगर किसी के हमने एड्रीनल ग्लैंड रिमूव करा दिया तो उसमें तो ये हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, तो हम उसमें दे सकते हैं। हाइपोटेंशन है ड्यू टू लो एल्डोस्टेरोन, तो हाइपोटेंशन में बोला ना ये बीपी इंक्रीज कराता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऑलरेडी किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, ऊपर से उसका हार्ट नहीं वर्क कर रहा, ऊपर से वर्कलोड इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। सीवियर हिपैटिक रीनल इंपेयरमेंट में ऑलरेडी किसी को हाइपरनेट्रीमिया और सोडियम थोड़ा रीअब्सॉर्ब करवाएंगे, ऑलरेडी किसी को हाइपोकेलीमिया और पोटेशियम एक्सक्रीट आउट होना कराएंगे, हाइपर सेंसिटिविटी है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सोडियम वाटर रिटेंशन से एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, बीपी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, उसके कारण हेडेक हो सकता है, हाइपोकोलीमिया होने के कारण मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, सीवियर हाइपरटेंशन जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपोकेलीमिया होने के कारण अरिथमियाज, मसल वीकनेस हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया होने के कारण कन्फ्यूजन, लेथार्जी, रेयर एलर्जिक रिएक्शंस कैन ऑल्सो अकर। उसमें हमने डिफरेंट ड्रग्स पढ़े, उसमें इतने पढ़े थे, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, बेटामिथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामिथासोन, इसमें सिर्फ 3 ड्रग्स है, तो उनको याद करो, डी ऑक्सीकॉर्टिसोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन तो नेचुरली हमारे अंदर है, तो एल्डोस्टेरोन तो याद रखना ही रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्या थे, ये सारे थे, मैंने कहा था कि स्टीरॉइड्स 2 टाइप्स के होते हैं ब्रोडली, एक होते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, एक होते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। अभी हमने कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की फर्दर 2 टाइप्स कवर कर ली, अब हम नेक्स्ट करते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, दे आर सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस कराते हैं, लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन। तो यही वो जो जिम वाले इनका अब्यूज़ करना लग पड़ते हैं अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। वैसे इनका थेराप्यूटिक सिर्फ नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग्स में इनको थेराप्यूटिकली यूज़ करते हैं, जैसे इन चीज़ों में अगर किसी की बहुत मसल वेस्टिंग हो चुकी है, किसी को क्रॉनिक कैंसर है, क्रॉनिक इलनेस थी, या HIV था उसको, या उसको सीवियर बर्न्स हो चुके हैं, अब उसको प्रोटीन चाहिए। डिलेड प्यूबर्टी इन मेल्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसका ये टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव है, या सर्टेन अनीमियास में क्योंकि ये इरिथ्रोपोइसिस को भी इंड्यूस कराता है। तो वैसे तो जो यही इसके मेडिकल यूजेस हैं, बट अभी इस टाइम पे जिम्स में इसको अब्यूज़ करते हैं फॉर मसल बिल्डिंग। So because it have an anabolic effect like muscle and bone growth and androgenic effect भी है, male sexual characteristics, इसलिए तो हम delayed puberty में इसको दे सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या करता है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ये भी अपने रिसेप्टर्स, जो टारगेट सेल्स पे रिसेप्टर्स है वहाँ पर जाके लग गए, एंड्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया, स्टीरॉइड रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया, ये साइटोप्लाज्म में बना था जो कम्प्लेक्स था। देखो दोबारा से सुनो, हमने एनाबॉलिक स्टीरॉइड पर्सन को दे दिया, वो स्टीरॉइड्स कहीं तो जाके लगेंगे ना, अपने जो रिसेप्टर्स है टारगेट ऑर्गन्स पे पड़े हुए, ये उन रिसेप्टर्स पे जाके लग गया, तो एक एंड्रोजन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन गया। वो कम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में बना था। अब ये कम्प्लेक्स अंदर गया न्यूक्लियस में DNA पड़ा था, DNA के साथ ये बाइंड हो गया, और वहाँ पर इसने स्पेसिफिक जीन्स को एक्टिवेट कर दिया, जो क्या करेंगे, mRNA ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, वही हमें चाहिए था। क्लियर हो गया, तो मसल मास, बोन डेंसिटी, ये सब कुछ इंक्रीज हो गया, and growth of male sexual characteristics. So this is what happened. क्या पढ़ा हमने, anabolic steroids.
अब इनकी इंडिकेशंस क्या है, वही अगर मसल वेस्टिंग हुई पड़ी, अभी जो मैंने 4 मेडिकल यूजेस बताया वही लिख देना। मसल वेस्टिंग इन क्रॉनिक इलनेसेस लाइक HIV, कैंसर, क्रॉनिक इलनेस, सीवियर बर्न्स एंड डिलेड प्यूबर्टी एंड अनीमिया में बिकॉज इट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, सर्टेन कैटाबॉलिक स्टेट्स जैसे पोस्ट सर्जरी और ट्रॉमा। कॉन्ट्राइंडिकेशन और कोई प्रेगनेंसी लैक्टेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको कभी भी हम कहते नहीं है कि ये वाले स्टेरॉइड्स लो, अदरवाइज दे विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स। लिवर या हेपेटिक ट्यूमर्स है, किसी को हाइपर कैल्सीमिया है या हाइपर सेंसिटिविटी है टू एंडोजेनिक कंपाउंड। साइड इफेक्ट तुम्हें पता है क्योंकि ये हार्मोन्स को छेड़छाड़ कर रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड आकर, तो तुम्हें पता है कैसे की इफेक्ट आ सकते हैं। पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्ने इरप्शन हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकती है, जो बाल्डनेस हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, फ्लूइड रिटेंशन और माइल्ड एडिमा कैन ऑल्सो अकर। एडवर्स इफेक्ट लिवर टॉक्सिसिटी, पॉलीस्टेटिक जॉन्डिस कैन अकर, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड अगर फीमेल्स इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगी तो मस्कुलाइजेशन इन विमेन लाइक हिर्सुटिज्म, डीपनिंग ऑफ वाइव्स, मेन के केस में गायनेकोमैस्टिया हो सकता है, टेस्टिकुलर अट्रोफी एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करने से जो मेल है वो इनफर्टाइल भी हो सकते हैं।